जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में मैं अपने निजी अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब से मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आया हूं, यूट्यूब चैनल्स में मैंने बोलना शुरू किया है, मेरी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई। खुशकिस्मती है मेरी, या तो मैं शिक्षक हूं, इस वजह से लोग मेरा शायद थोड़ा लिहाज कर लेते हैं। बाकी लोगों की तो बड़ी गंदी तरह से ट्रोलिंग होती है, मेरी हुई नहीं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं गंदी तरह से मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई, और ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे चीजों का उपयोग मेरे प्रति किया जा रहा है इसी द पब्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं अध्यापक हूं और मैनेजमेंट का प्राध्यापक हूं, तो इसलिए मैंने इसका विवेचना करने की कोशिश की, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, मैंने 2-3 दिन से ये बोलना शुरू किया है और मैं अपनी बात पे बिल्कुल स्थिर हूं। मैं बिल्कुल इस पे कोई डिगने वाला नहीं हूं। कितनी गालियां मुझे पड़े, कितनी ट्रोलिंग मेरी हो, मैं इस बात पे बिल्कुल स्थिर हूं जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस चुनाव के अंदर येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी जीत गई या उसने हंग असेंबली लाने में सफलता प्राप्त की, तो इंडिया गठबंधन का भविष्य बहुत धूमिल हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट मानता हूं। जहां तक जनता का प्रश्न है, जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन जीते। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीते, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीते। क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं, तो मैं जो पल्स लोगों की समझता हूं और मुझे जो लगता है उसके अनुसार कांग्रेस हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को जीतना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे, अब देखिए, विश्लेषण का अधिकार मुझे है। जो मेरे आलोचक हैं, जो मेरे निंदक हैं, जो मेरे ट्रोल करने वाले हैं, उनको भी अधिकार है अपनी विवेचना करने का, विश्लेषण करने का। लेकिन इतना अधिकार तो मेरा भी है कि मैं अपना विश्लेषण करूं। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने बार बार कहा है, इस चैनल में कहा है और चैनल्स में भी कहा है, कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, जम्मू एंड कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, जिससे कि कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका जा सके और इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जा सके। इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि उन्हें वैली के अंदर कैंडिडेट खड़े करने को नहीं मिले, इसलिए वहां उन्होंने इंजीनियर रशीद को बेल दिलवा दी। इंजीनियर रशीद आएंगे, 370 की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछेंगे कि आपका 370 में क्या स्टैंड है, मैं आपके साथ आना चाहता हूं अगर आप 370 हटाने की बात करें। मतलब एक प्रकार से वो कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के तुरुप का पत्ता है। तो इंजीनियर रशीद बिल्कुल वही मेरे हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं जो ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में रोल प्ले करते हैं। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को फंडिंग की जा रही है, उन्हें पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए वो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रही। वो चाह रही है कि जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत जाए और वैली के अंदर इंडिपेंडेंट्स और रशीद साहब के लोग इतनी सीटें जीत जाए कि गठबंधन सरकार वैसे ही वो बनवा ले जैसे उन्होंने पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ पिछली बार बनाई थी 10 साल पहले। हरियाणा के अंदर भी उनका यही प्रयास है। हरियाणा के अंदर वो जानते हैं, और ये बात हरियाणा का हर व्यक्ति जानता है, कि अगर यहां पे राजनीतिक संघर्ष विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा हो जाए, किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकती। भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष में लाने का मात्र एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट करा दे, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ें, और जो लोकल स्ट्रांग लीडर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट की तरह या जजपा की तरफ ले जाएं, जजपा के टिकट पे उन्हें इलेक्शन लड़वाएं या बीएसपी के टिकट पे लड़वाएं,
या इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे लड़वाएं या आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़वाएं। आम आदमी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसमें 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में बिलीव करते हैं, और वो आम आदमी पार्टी के आज कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, मेरी पहले ट्रोलिंग क्यों नहीं हुई? पहले मैं इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में बात करता था, मैं जजपा के बारे में बात करता था, मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करता था। मेरी ट्रोलिंग उतनी भयंकर रूप से नहीं हुई, भीषण रूप से नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करना शुरू किया है, मेरी ट्रोलिंग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जो मैं देख रहा था, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कमेंट बॉक्स पे एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और उससे मुझे पता चलता है कि जनता का रुख क्या है, कितने लोग मेरी बात को पसंद कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। नाराजगी मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि नाराजगी मुझे अपनी बात पे अड़ग रहने के लिए प्रेरित करती। अच्छा, वो लोग जो अपने रुष्ट हैं और जो मेरी बड़ी भयंकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो अपने को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और समर्थक बता रहे हैं। लेकिन मुझे शक है कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग है, सही हो सकता हूं, गलत हो सकता हूं, कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन ट्रोलिंग वो आम आदमी पार्टी बन के कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और गुजरात के अंदर भी 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो आम आदमी पार्टी को स्वामी साहब और बुढ़ा और पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बुढ़ा मैं हूं और मुझे ऐसा लगता है बुढ़ा होना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है तो उसे बूढ़ा करता है, वरना जवानी में लोग निकल लेते हैं। मैं नहीं चाहता कोई जवानी में निकले, बुढ़ापे में अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को पूर्ण करके निकले, अपने बच्चों को सेटल करा के निकले और जो भी उसके जीवन की आकांक्षाएं। तो बूढ़े होने को मैं परमेश्वर का आशीर्वाद मानता हूं, लेकिन बूढ़ा शब्द का मेरे लिए 2 दिन से उपयोग हो रहा है, जो मुझे हर्षित करता है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये बात वो कह रहे हैं कि साहब, अपने दिल्ली के अंदर आपने कम आंका था, अपने गुजरात के अंदर कम आंका था, और कांग्रेस जो है वो देख लेगी कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है। तो मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं अपने आलोचकों की भी चुनौती स्वीकार करता हूं, और जो मेरी बात का समर्थन करते हैं उनका भी आभार और धन्यवाद करता हूं। और मैं ये एक उनसे चुनौती देता हूं, वो भी मुझे चुनौती हो सकता है कमेंट में दें, कि 8 अक्टूबर को फिर मैं एक डिस्कशन करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा आंकलन है, गलत होगा माफी मांग लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, माफी मांगना बड़े दिल वालों की बात होती है, और शिक्षक हूं, अगर मेरा आंकलन गलत निकलेगा एज ए मैनेजमेंट प्रोफेसर, मैं माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का 90 सीटों पे हरियाणा में चुनाव लड़ना और विशेषकर विनेश फोगाट के खिलाफ उम्मीदवार को खड़ा करना, मुझे ऐसा लगता है, अब गलत हो सकता है, गलत लगता हो, मुझे ऐसा लगता है यह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया गया है। और ये मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर, ये मैसेज गया है। वरना मैं अरविंद केजरीवाल का प्रशंसक ही हूं, और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने जब कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और जिस प्रकार से संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले, मैं आम आदमी पार्टी का निंदक नहीं हूं, क्योंकि मैं हर उस पार्टी का समर्थक हूं जो आज के तारीख में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और आम आदमी पार्टी को भी अगर उस रूप में देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। तो मेरा आंकलन ये कहता है, जो 8 अक्टूबर को हम बात करेंगे, कि आम आदमी पार्टी अगर 90 सीटों पे इसी प्रकार से चुनाव लड़ती रही जो आज उसने घोषणा की है, तो आम आदमी पार्टी को हार्डली 2-3 सीटों पे जमानत बचाने में सफलता मिलेगी, बाकी हर जगह उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये मेरा आंकलन है। और मुझे यह भी लगता है कि जब अभी कुरुक्षेत्र के अंदर कल माननीय मोदी जी की मीटिंग हुई और जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था वहां देखी गई, जिस प्रकार से देखा गया, वरना हमेशा माननीय मोदी जी क्योंकि एक स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मीटिंग में कम से कम 20-25 हजार लोग तो इकट्ठा होते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र की मीटिंग में, उनकी मीटिंग में हार्डली 5,000 लोग आए। बारिश भी हुई, कीचड़ भी थी, जो टेंट वाला था उसको भी काफी डांटा गया, बहुत कुछ हुआ, टेंट की और बारिश की गलती निकाली गई। लेकिन वास्तविकता यह है, देखिए हरियाणा की वास्तविकता यह है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक,
हरियाणा की लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और ये भी बात मैं गारंटीड कह सकता हूं कि जब 8 अक्टूबर को हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि करीब 65-70% वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलेंगे, और बाकी 25-30% वोट जो हैं, 30-35% वोट जो हैं वो बाकी पार्टियों को मिलेंगे। अच्छा, इसमें जजपा और चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, ये जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जितना ज्यादा इनको स्रोत और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उतना ज्यादा ये वोट काटेंगे, और ये वोट एंटी बीजेपी वोट काटेंगे, क्योंकि सत्ता में पिछले 10 साल से बीजेपी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। वैसे कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना मैं कम इसलिए देखता हूं कि आज के तारीख में जो एक वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ है, बेसिकली जो कांग्रेस के साथ है, वो 4 तरह का वोट है। वो एक जाट वोट है, एक दलित वोट है, एक मुसलमान वोट है, और एक ऐसा वोट है जो हम जैसे लोगों का है, जो कि जाति और धर्म में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब ये चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सर्वोपरि हो, जहां पे सताने के लिए किसी को जेल न भेजा जाए। और इस बात का मैंने हमेशा निंदा की है और हमेशा इस बात को रिपीट किया है। अगर आप चाहें पुरानी वीडियो देख भी सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ दुर्व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी ने किया और उनके बड़े बड़े नेताओं को महीनों सालों जेल में रखा, वो अनुचित था, वो कानून सम्मत नहीं था, वो लोकतंत्र सम्मत नहीं था। तो मैं आम आदमी पार्टी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन अगर अब मोदी जी को पता चल गया है कुरुक्षेत्र की मीटिंग में कि उनकी हवा नहीं चल रही है और बड़ा मुश्किल समय है, बल्कि खट्टर उसी के क्षेत्र के खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब को उन्होंने मीटिंग में बुलाया ही नहीं। शायद वो जनता के रोष को समझते थे कि मनोहर लाल खट्टर जी ने जैसे पंजाब की सीमाओं के अंदर बोल्डर्स गाड़े थे और किसानों को रोका था, और जिस प्रकार से वहां पे तूफान मचा था, तो लोगों में रोष है खट्टर साहब के प्रति। तो इसलिए उन्होंने खट्टर साहब को नहीं बुलाया। लेकिन मैसेज ये चला गया, जब खट्टर साहब जो आपके 9.5 साल के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को आप प्रेजेंट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को आप कैसे फेस करेंगे। तो मेरा मानना यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने आर्थिक स्रोतों को जैसा उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर किया है, इंडिपेंडेंट्स को और अब्दुल रशीद, इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को धन उपलब्ध करा के और बेल दिला के और उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा के कि वो जितने वोट काट लेंगे, और अगर वो 370 के खिलाफ खुल के बोलेंगे, जिससे पोलराइजेशन होगा और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में फायदा होगा और वैली में बीजेपी को तो नहीं, लेकिन इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को फायदा होगा, और वहां पे एक हंग असेंबली आएगी और बाद में समझौता करके भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा इंजीनियर रशीद से, ये गारंटी दीजिए कि चुनाव के बाद आप भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि वो समझौता करेंगे, वही पीडीपी वाला हाल होगा। और इंजीनियर रशीद को शायद बेल इसीलिए, क्योंकि बेल आप जानते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो वकील होते हैं, सरकारी वकील, अगर कहते हैं कि साहब हमें बेल दिलाने में कोई आपत्ति नहीं, तो कोर्ट बेल दे देता है, और अपोज करते हैं तो कोर्ट बेल नहीं देता है। तो ये सारे केसेस में होता है। तो मैं ट्रोलिंग मेरी क्यों हो रही है, मुझे गालियां क्यों पड़ रही हैं, जो मुझे आनंदित भी कर रही हैं, खुश भी कर रही हैं, क्योंकि वैसे तो गाली अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि भाई जिस फैक्ट और जिस कन्विक्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और जो 8 अक्टूबर को प्रूव हो ही जाएगा कि मैं गलत या मेरे को गाली देने वाले सही, वो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि चंद्रशेखर आजाद भी जैसे जजपा से उन्होंने समझौता किया, आईएनएलडी से बीएसपी ने समझौता किया, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी अगर 90 सीटों पे हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का नुकसान होगा। इसीलिए बार बार मैंने सुझाव दिया, जिससे मेरी ट्रोलिंग हुई, मैंने ये सुझाव दिया कि आम आदमी पार्टी को वस्तु स्थिति को समझते हुए और ये चीज समझते हुए कि ये विधानसभा चुनाव आगे की चुनावी रणनीति और देश के भविष्य, जहां पे लोकतंत्र और संविधान की बात हो, वो अगर खतरे में पड़े, तो इस समय छोटे मोटे लाभ हानि न समझते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देश के प्रति सोचते हुए आम आदमी पार्टी को अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करना चाहिए, या उनमें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे जो बाईपोलर फाइट हरियाणा के अंदर है वो चलती रहे। क्योंकि ये बात देखिए, मानने में किसी को कोई परेशानी नहीं,
मुझे तो नहीं है, मेरे आलोचकों को हो तो हो, कि गुजरात के अंदर अगर 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, जो बेसिकली कांग्रेस के वोट थे, जो करीब 40% हमेशा मिला करते थे, वो घट के 27-28% हो गए थे। तो 27-28 और 13% को मिला लीजिए तो 40-42% होते हैं, और उसकी वजह से बीजेपी की क्लीन स्वीप गुजरात के अंदर हो गई थी। तो गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए, 1:2 या 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लीडिंग रोल में रहनी चाहिए, वहां पे 70 सीटों में 60 सीटों में अगर आम आदमी पार्टी लड़े और 10 सीटों में कांग्रेस लड़े, तो मेरे ख्याल से वो गठबंधन भी इंडिया गठबंधन के लिए और देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए अच्छा होगा। और जैसे हरियाणा के अंदर की स्थिति थी, जहां पे 9 में से 5 सीटें कांग्रेस जीती थी, बीजेपी 10 में से 5 सीटें जीती थी, और आम आदमी पार्टी लोकसभा का एक जहां से चुनाव लड़ी थी कुरुक्षेत्र से, वहां चुनाव हार गई थी, तो सक्सेस रेट भी, स्ट्राइक रेट भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा था। तो वहां पे अगर 4-5 सीटें भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रह जाएं या वो मजबूती से लड़ें, जहां पे हो सकता है कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट्स इसलिए दिए हो कि आपको जीतने में सफलता हो, लेकिन बाकी सीटों पे अगर 90 के 90 सीटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और उसकी वजह से अगर कांग्रेस का नुकसान होता है और देश के भविष्य का, लोकतांत्रिक भविष्य और संविधान की रक्षा करने का जो हमारी प्रतिज्ञा है वो कमजोर होती है, तो मानी बात है कि मैं अपनी बात पे अडिग हूं। अरविंद केजरीवाल साहब, आपका समर्थक होने के बावजूद, आपका प्रशंसक होने के बावजूद मैं आपकी निंदा करूंगा, निंदा अभी भी करूंगा, चाहे जितने भी मेरी ट्रोलिंग होती रहे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।